आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। जी हां श्रोताओं, इस समय पूरा देश जब कोरोना महामारी की जंग से लड़ रहा है और हम सभी देशवासी अपनी हिम्मत, हौसले, जज्बे, सावधानियां और जागरूकता के सहारे इस जंग को लड़ रहे हैं। हमारे मन में इसे लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं। ऐसे में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएं। कोरोना के इस दौर में आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिए, तभी हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं। श्रोताओं, आज के इस कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में रूमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। डॉक्टर वेद, आपने पहले देश की सशस्त्र सेनाओं का नेतृत्व किया, जिसके लिए आपको परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी पीवीएसएम से नवाजा गया और अब कोरोना के इस दौर में भी कोरोना वॉरियर बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर वेद, हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। जय है। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर वेद, आप कोविड-19 की जो मौजूदा स्थिति है, इसके बारे में सबसे हम बात करते हैं कि इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और अनलॉक होने के बाद से अब लोगों का काफी मूवमेंट हो रहा है, लोग अपने ऑफिसेज और घरों की जरूरतों का सामान लेने बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, यदि आप भय के बारे में सोचें यदि, तो जब पहले बार लॉकडाउन हुआ था जी, तो बहुत भय था, डॉक्टरों में भी, जनता में भी। एक बात जरूर है कि ये हम किसी चीज से लड़ना सीख लेते हैं तो हमारा भय कम हो जाता है। हाँ, जो खतरा है वो बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है अभी भी। इनफैक्ट जैसे सभी डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, हमने प्रोजेक्ट भी किया था कि ये केस जून और जुलाई में बढ़ेंगे। बट सबसे बड़ी चीज है ये जो ओपनिंग किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि इसको पहले लॉकडाउन था, अब ग्रेजुअली चाहे आपका मॉल हो या कई और चीजें हैं जो खोली जा रही हैं, उसका एक साइंटिफिक रीजन है। एक साइंटिफिक रीजन तो ये है कि देखिए, कुछ भी कहिए, हमारे यहाँ कई लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत कम टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग होनी चाहिए। कितनी भी टेस्टिंग कर लीजिए, बस एक पैरामीटर है जिसको बोलते हैं मॉर्टेलिटी या डेथ रेट, वो बहुत कम है। देखिए, कुछ भी डेथ का जो रिकॉर्डिंग है वो हमेशा से बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत अच्छी तरह की जाती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो। तो बाय एंड लार्ज एक आध ऐसा डाटा कभी आपने सुना होगा कि भाई एक दिन 60 डेथ हुई तो 70 नहीं, वो दैट इज बिकॉज ऑफ डिले। बट बाय एंड लार्ज डेथ का डाटा हमारा ये है कि करीब वी आर लूजिंग अबाउट, हम लोग करीब 200 लोग का डेथ हर पर डे हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी, क्या आप अमेरिका से कंपेयर कर लीजिए या और किसी डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर कर लीजिए, उनका डेथ रेट बहुत ज्यादा था जब इस तरह केस हो रहे थे। तो या तो इसका कारण ये है, कारण कुछ भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट ने एक काम किया कि इन द डेथ रेट जो कि कम है,
और ये भी देखते हुए कि हमें इकोनॉमी भी देखना है। जी। ऐसा ना हो कि आदमी भूख से मर जाए। तो अब हमें इस वायरस के साथ जीना आ गया है, तो फिर हम अपनी इकोनॉमी पे भी ध्यान देना चाहिए। तो जी। दोनों का एक बैलेंस बना के चलना है। डॉक्टर साहब, जैसे कि एक और डेटा आपसे शेयर करना चाहेंगे कि जैसे इस समय जो रोगियों के स्वस्थ होने की दर है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और लगभग 48% हो गई है। और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो ठीक होने वाले लोगों की जो संख्या है वो 3000 के ऊपर है, 804 है। और अब तक कुल 1,04,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इतने ही रोगियों का लगभग इलाज चल रहा है और ऑलमोस्ट उतने ही रोगी स्वस्थ भी हो चुके हैं। ये बार बार गवर्नमेंट भी बोलती है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि ये समझ लीजिए 100 पेशेंट हैं तो करीब 85 से लेके 88% तो पता ही नहीं चलेगा। तो जी। इसका मतलब है कि ये बीमारी और बीमारियों से डिफरेंट है, जिसमें करीब 58% लोगों को तो कोई सिम्टम नहीं होगा, ना उनकी जान का खतरा है। हाँ, वो जरूर दूसरों को बीमारी फैला सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि भाई सब लोग मास्क पहने, यूनिवर्सल मास्किंग। जी। जब आप जाते हैं तो यही सोच के चलते हैं हम कि जो सामने वाला है उसको भी कोरोना हो सकता है और मुझे भी कोरोना हो सकता है। जैसे मैं डॉक्टर हूं तो यदि मुझे पेशेंट से उतना खतरा है तो पेशेंट को मुझसे भी उतना ही खतरा है। तो दोनों को ही समान प्रिकॉशन लेना पड़ेंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही रिकवरी रेट की। देखिए, रिकवरी रेट हमारा बहुत बेहतर है और इससे हमें बहुत बड़ा एक सबल मिलता है कि हमारे यहाँ या तो जो हमारा एक स्ट्रेन है उसकी जो विरुलेंस कहलाती है जी। वो कम है। इन्फेक्टिव रेट तो है, इन्फेक्टिव रेट तो उतनी ही है, बट विरुलेंस रेट जरूर कम है। उसका कारण या तो जैसे जैसे डिले होता है, जी। जैसे सार्क वायरस में हुआ था कि ये वुहान में शुरू हुआ ये वाला जो कोविड है, और जी। धीरे धीरे या तो जैसे जैसे ये ट्रेवल करता है तो स्ट्रेन डिफरेंट स्ट्रेन पैदा होते हैं। तो हमारे यहाँ डिफरेंट स्पाइक स्ट्रेन है। जी। मैं एक पेपर पढ़ रहा था अभी, जी। उसकी इन्फेक्टिव रेट तो ज्यादा है पर प्रॉब्ली विरुलेंस कम है। और हाथ कंगन को आरती क्या, जी। आप देख लीजिए, हमारी यदि विरुलेंस कम है तो हमारी डेथ रेट भी कम है, हमारी रिकवरी भी ज्यादा है। एक चीज बहुत अच्छी हुई इस पूरे लॉकडाउन में कि हमारे सिर्फ हमारी पब्लिक में नहीं, जी। आपको हमारी कोई कंट्री में या किसी भी कंट्री में, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो, कोई कोविड का स्पेशलिस्ट तो नहीं था। जी। हम तो सब लोग एक फिजिशियन हैं और उसके बाद अपनी अपनी स्पेशलिटी में गए हैं। जैसे मैं रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में हूँ, जी। तो हम लोग इम्यून सिस्टम को ज्यादा समझते हैं। और कुछ भी कहिए, कुछ 2 दवाइयां आई जो कि हम रोमेटोलॉजी में यूज करते थे, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जी। और 1-2 और दवाइयां जो कि रोमेटोलॉजी में डिफरेंट पर्पज के लिए यूज होती थी। एक दवाई के कई उपयोग हो सकते हैं। जैसे हल्दी को खाने के काम भी आती है, हल्दी लगाने के काम भी आती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं जी। कि डॉक्टर साहब ये आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा कैसे काम करती है? तो ये बहुत दिनों से मालूम है हमको, 2005 से। इनफैक्ट जो एंथोनी फॉसी, वो जो जब आप देखते हैं ना जी। कि व्हाइट हाउस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो जी। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ में जो एक सज्जन खड़े रहते हैं, जी। NIH के इम्यूनोलॉजिस्ट एंथोनी फॉसी, जी। उन्होंने 2005 में ही एक स्टडी करके बताया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इन सभी दवाओं में, उन्होंने 5-6 दवाइयां ट्राई की थी, जी। उसमें रेमडेसिविर भी थी और कई एंटीवायरल ड्रग्स भी थे। उन्होंने बताया था कि क्लोरोक्विन सबसे इफेक्टिव दवा है। तो लकीली इस कंट्री में इतना बड़ा वर्ल्ड है, 75% प्रोडक्शन इस दवा का इसी कंट्री में होता है। जी। तो कुछ भी कहिए, अभी
आईसीएमआर की रिपोर्ट भी आ गई। जी, उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया है। करते हैं जी कि इस दवा को देने से इन्फेक्टिव रेट कम होती है। तो जबकि देखा जाए जी, जबकि WHO ने जो है इसके विपरीत जो है कुछ दूसरे चीजें सजेस्ट की थी, हालांकि दोबारा से फिर उन्होंने कहा है इसके लिए। इस चीज को मैं जरूर बताऊंगा दर्शकों को भी। जी, होता क्या है, कभी कभी एक सिंगल स्टडी को नहीं मानना चाहिए। लैंसेट एक बहुत अच्छी पत्रिका है, मेडिकल मैगजीन, बट लैंसेट में हर चीज पब्लिश होती है यही नहीं, और भी कई बार ऐसा हुआ है। हम लोग लिखते हैं, हमने लैंसेट की पब्लिकेशन का विरोध किया। लैंसेट ने लिखा कि जिनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया गया उनकी डेथ रेट ज्यादा थी, और जब उसको अच्छी तरह स्टडी किया गया पेपर को, तो ये पता चला कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उन्हीं लोगों को दी गई जो लोग मरने वाले थे। जी। तो फिर ये तो एक गलत एनालिसिस हुई। तो WHO, हमने WHO को भी लिखा, हमने ICMR को भी लिखा, ICMR ने WHO को लिखा कि लैंसेट का जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। और यदि पूछा जाए तो बेसिक स्टडी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की देखी जाए तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा अर्ली डिसीज में काम ज्यादा करती है, बहुत लेट डिसीज में नहीं। और ग्रेजुअली पीपल विल एक्सेप्ट इट, धीरे धीरे। जो इंडियन व्यू पॉइंट है, इंडियन व्यू पॉइंट अभी भी ICMR का वही है कि हम इसको प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनफैक्ट ICMR में तो अब अलग और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे पुलिस है या सैनिटरी वर्कर्स हैं या जो एक्सपोज हैं, उनके लिए भी ये प्रोफाइलेक्सिस रिकमेंड की है। और चूंकि ICMR का ही पेपर है, ICMR ने प्रूव करके बताया एक अच्छी स्टडी के थ्रू कि यदि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज किया जाए तो इन्फेक्टिव रेट कम होती है। जबकि लैंसेट ने ये बोला। और अभी देखिए इसका असर क्या हुआ। इसका असर ये हुआ कि जैसे ही ICMR ने WHO को लिखा तो उन्होंने मान लिया, उनका नहीं, हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को उस सॉलिडिटी ट्रायल हो रही है कि कौन सी दवा इफेक्टिव है। तो उन्होंने इसको जैसे कहे ना कि आपको दौड़ने ही ना दिया जाए और आप कहें कि नहीं साहब आप तो दौड़ में फिसल रही हैं, उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को ड्रॉप कर दिया था। हम लोगों ने शोर मचाया, हम लोगों ने लिखा, ICMR ने लिखा, तो WHO ने मान लिया कि नहीं ठीक है, हम इसको ट्रायल में इंक्लूड करेंगे और लॉन्ग टर्म ट्रायल बताएगी। चाइनीज कुछ स्टडीज फ्रांस में हुई और कुछ इंडियन स्टडी ये बताती है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज इसके लिए इफेक्टिव हो सकता है, बट ये लास्ट वर्ड नहीं है। साइंस में व्यक्ति को सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। मैं कहूँ कि मेरा कंट्रास्ट अच्छा है तो उसका प्रूव होना चाहिए। डॉक्टर, ऐसा ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अच्छा है तो हाथ कंगन को आरती क्या। अभी अनकंट्रोल स्टडीज हैं, अब कंट्रोल स्टडी में पता चल जाएगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ज्यादा इफेक्टिव है क्या कोई और दवा ज्यादा इफेक्टिव। डॉक्टर वेद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जो यहाँ पे पॉइंट्स हमारे लिसनर्स को बताए कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे मन में डाउट्स थे उस रिपोर्ट को WHO के आने के बाद, और जिस तरह से आपने प्रोफिलैक्सिस और बाकी चीजों का जिक्र किया, और चूंकि आप खुद में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को जिस तरह की आप रूमेटोलॉजी डील करते हैं पेशेंट्स को, तो आप शुरू से इसके बहुत बड़े यूजर रहे हैं, आपने इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स देखते हैं, तो बहुत सारे डाउट्स हमारे श्रोताओं के क्लियर हो गए हैं। और डॉक्टर साहब, हमारे पास कॉल्स भी आ रही हैं, तो एक कॉल ले लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। हमारे पास राजस्थान से पारस कुमार राणा जी का फोन आया है। हेलो पारस जी। हेलो हाँ जी सर। जी पारस जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर। जी जी राजस्थान में पारस कुमार राणा बोल रहा हूँ सर। जी पारस जी अपना सवाल पूछिए। जिला जालौर से सर। जी हाँ पूछिए। जी सर, आपको भी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि बस हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, उससे कोई आदमी जैसे कि सफर करता है ना,
जी। क्या सर उसको कोरोना हो सकता है क्या उसके सीट पे बैठने से? नहीं, मैं शायद सुन नहीं पाया। ये पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर कोई भी व्यक्ति हवाई यात्रा करता है या ट्रेन से यात्रा करता है तो उसी सीट पे दोबारा बैठने से क्या कोरोना हो सकता है? अच्छा, तो देखिए, प्रिंसिपल वही है, चाहे वो हवाई जहाज में हो चाहे आपके घर में हो। तो क्या है कि पूरे एयरक्राफ्ट को सैनिटाइज किया जाता है, तो एक तो उसका चांस बहुत कम हो जाता है। दूसरा, जो जो प्रिकॉशन हम ग्राउंड पे ले रहे हैं वही एयर में ले रहे हैं। हम मास्क पहन रहे हैं, हम हैंड सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, जैसा है कि कोर्ट ने भी बोला है कि भाई सेंटर की सीट खाली रखी जाए। तो जिस सीट पे आप बैठ रहे हैं और आपको शायद ये डर लगता है कि उस सीट पे पहले कोई और बैठा होगा, जी। तो वो तो सैनिटाइज किया जाता है। वैसे भी जो कोरोना वायरस है कुछ सरफेसेस में बहुत देर तक नहीं रहता। वायरस और बैक्टीरिया में बहुत बड़ा अंतर ये है कि बैक्टीरिया, जैसे कोई कहना किसी को टीबी हो और वो खांसे, तो टीबी का बैक्टीरिया हो सकता है कि सीट पे रहे और जिंदा रहे और मल्टीप्लाई करता रहे। ये जो वायरस है ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, तो इसीलिए वायरस का जो लोड है वो सीट पे पड़ा भी होगा तो बहुत कम होगा। देखिए, याद रखिए, जनरली आपको सीट से ज्यादा नहीं होगा, आपको हाथ, जो आदमी वहां बैठा है उसमें वो जहां जहां हाथ लगाया है, तो हाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो हाथ जब आप मुंह में लगाते हैं तो मुंह में हो जाता है, आंख लगाते हैं आंख में हो जाता है। इसलिए हाथ को धोने के लिए बार बार कहा गया है। इसीलिए आप इतना घबराइए नहीं, उसको वैसे भी सैनिटाइज किया जाता है जी। और ये वायरस बहुत जल्दी मर जाता है। जैसे ही आप कोई सैनिटाइजर यूज करते हैं तो मर जाता है। एक्चुअली जब तक ये ह्यूमन बॉडी में नहीं जाता जब तक डेंजरस नहीं है। बहुत जी। साबुन से मर सकता है, सैनिटाइजर से मर सकता है, तो ये को मारना बहुत आसान है जब तक ये ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं पहुंचता। बट जी। जैसे ही आपके बॉडी में गया तो चूंकि इसका इन्फेक्टिव रेट इतना ज्यादा है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, जी। तो इतनी जल्दी बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं वायरल लोड। तो बॉडी में वायरल लोड बढ़ जाता है, तो जी। पहले ये थ्रोट में रहता है और फिर थ्रोट से पूरे शरीर में चला जाता है। तो वो जितने सिम्टम्स आप सुना करते हैं ना कि मसल में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपको डायरिया हो गया, आपकी स्मेलिंग की शक्ति खत्म हो गई, जैसे किसी भी वायरल डिजीज में होता है जी। वो इसमें भी होता है, क्योंकि पूरा वायरस पूरे ब्लड में घूमने लगता है, उसके बाद वो लंग्स में पहुंच जाता है और वो स्टेज बहुत कम लोगों में आती है। जी डॉक्टर साहब, और अब हम एक सवाल और ले लेते हैं। हमारे श्रोता हैं फोन लाइन पे, आर.के. बासल जी हैं, बालाघाट मध्य प्रदेश से। हेलो बासल जी, नमस्कार। हेलो जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार जी, और आप लोग बहुत आकाशवाणी पे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दे रहे हैं। जी जी, डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम। हाँ साहब, डॉक्टर साहब मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी उम्र 63 ईयर्स है। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए क्या कोई एंटीऑक्सीडेंट दवाइयाँ भी ली जा सकती है जिससे से कोरोना वायरस का इफेक्ट ना हो? देखिए, इम्यून जिसे कहते हैं ना, एक रोग से लड़ने की क्षमता, एक बड़ा ब्रॉड टर्म है। कोई कहते मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप सुबह शाम वॉक करिए, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। आप निगेटिव मत रहिए, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। कोई कहेगा साहब मैं एंटीऑक्सीडेंट खाता हूँ, विटामिन सी, विटामिन बी खाता हूँ, जिंक खाता हूँ। तो कई चीजों को लेकर वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये सब चीजें लेने से इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। जैसे विटामिन सी है तो आंवला में होता है, आपको विटामिन की टैबलेट खाने की जरूरत भी नहीं है। विटामिन बी धूप में होता है, नहीं तो विटामिन बी की टैबलेट खा सकते हैं। जिंक है, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह जो है वो दूसरी चीजों के लिए है, बट एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, एक इम्यून सिस्टम एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। वो तो मैं नहीं पढ़ाना चाहता आपको, बट विटामिन हुआ, आयरन हुआ, एंटीऑक्सीडेंट्स हुए, ये सब मिलकर इम्यून
कई दवाइयां जो आयुर्वेदिक या वो लोग क्लेम करते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूं, बट मैं लोगों का विश्वास करता हूं जनरली कि कई चीजें हैं जो कि आयुष वाले रिकमेंड करते हैं, वो सब लिया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इम्यूनोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट रहा है और आप उस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। और इस बीच हम लोग रुख करते हैं गुजरात का, जहां से हमारे पास फोन कॉल पे हैं योगेश जोशी जी। हेलो योगेश जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। हाँ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है योगेश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि अपने पास अभी तक मेडिसिन तो इसके बारे में कोई अभी तक हुआ नहीं है, तो इतना रिकवरी कैसा होता है सर? हाँ, बिना मेडिसिन के रिकवरी कैसे होती होता है? नेचुरल रिकवरी। जैसे ही आपको इन्फेक्शन होता है, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं और एंटीबॉडीज वायरस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो वो 100 में से 90% सक्सेसफुल होते हैं। तो इसीलिए 100 में से 90% आदमी को पता ही नहीं चलता और वो उसको इन्फेक्शन होता है, बट उसका वायरस न्यूट्रलाइज हो जाता है। और जिनको यदि सिम्टम्स हो भी गए तो 15 दिन के अंदर वो वायरस को वो एंटीबॉडीज खत्म कर देती हैं। ये नेचुरल चीज है। 1% लोगों में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसके कारण कई हैं, वो किसी और प्रोग्राम में आपको जरूर बताऊंगा। बट जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब ये है कि नेचुरल रिकवरी इससे होती है। बट ये कहना आपका सही नहीं है कि दवाई नहीं है। दवाई है, बट 100% इफेक्टिव दवाई नहीं है। 3-4 दवाइयां हैं जी। और जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आज श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में रिमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। और डॉक्टर साहब, अब हम रुख करेंगे कठुआ जम्मू कश्मीर का, जहां से हमारे पास फोन कॉल आई है संबियाल जी की। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, मेरा ये कुछ क्वेश्चन हैं, मिसलीडिंग है आपके कुछ हमारे इन्फॉर्मेशन कि आप कहते हैं कि 1 से 3% लोग जो हैं उन्हीं की डेथ रेट्स हैं आउट ऑफ 100, और दूसरा ये आप कहते हैं कि 65 से अबव एंड 10 ईयर्स बिलो जो बच्चे हैं उनके लिए ये फैटल है। तो होता है क्या है कि मार्केट में या जनरल पब्लिक में देखते हैं कि लोग घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, जब हम उनसे कहते हैं भाई घर में बैठो, ऐसा मत घूमो, तो कहते हैं साहब हमें तो मरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो मरेंगे नहीं, 12% मत हम आते नहीं और ना हम बुढ़े हैं। तो इसका कुछ क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए जिससे कि इन लोगों को जागृति हो। दूसरा ये है कि 2 गज की दूरी जो है जरूरी है, ठीक है, और मास्क लोग जो है बिल्कुल नहीं पहनते, नाक नहीं ढकते हैं, तो ये कोई इसकी पेनल्टी होनी चाहिए जिससे कि हर एक आदमी मास्क पहने, जो कि बहुत ही आवश्यक है। देखिए, आपने तो दोनों चीजों के खुद ही जवाब दिए हैं, तो ये बहुत इसका मतलब एक जागरूक श्रोता है कि मास्क लगाना चाहिए, और मास्क के लिए गवर्नमेंट एक हेल्थ एजुकेशन भी बोल रही है, और इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन तो नहीं बनाए जाते। लेकिन डॉक्टर साहब, कई राज्यों ने मास्क के, जैसे दिल्ली और दूसरे राज्यों ने मास्क के ऊपर जो है पेनल्टी भी लगाई है, और पेनल्टी भी लगाई। देखिए, तो इसका मतलब है जो आप बोल रहे हैं वो गवर्नमेंट भी सोच रही है ये, बट एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके खुद के उसमें आ जाएगा, जैसे पहले सीट बेल्ट लगाने पे पेनल्टी होती थी, अब सब कोई लगाता है सीट बेल्ट, हमको मालूम चल गया है। और जो आपने पहला क्वेश्चन था उसका आपने जवाब दे ही दिया, ऐसा नहीं है। बेसिकली जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज में है, चाहे वो वृद्ध हो चाहे बहुत छोटे हों, उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए जी। और डॉक्टर साहब, आज वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। तो आज इसको लेके, वैक्सीन को लेके पूरी दुनिया जो है वो एकजुट हो रही है। और आज पीएम ने भी कहा कि कोविड-19 महामारी में जो जिस तरह से लोग एकजुट हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दुश्मन है वो सबका एक ही है, वो है कोरोना। तो अभी वैक्सीन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हम किस स्टेज पे हैं और कब तक उम्मीद कर सकते हैं? अभी उम्मीद से ही पूरा है। हम लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए एक जमाने में स्मॉल पॉक्स था, एक जमाने में पोलियो था, और बहुत ही मैंने वो टाइम देखा है। मैंने देखा है कि गांव के गांव स्मॉल पॉक्स पे 10-15 गांव में हो जाती थी,
हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे, हम लोगों को बिठाल के दिखाया जाता था, देखो भाई ये स्मॉल पॉक्स। उसके बाद जब हमने ये भी देखा वो युग के धीरे धीरे स्मॉल पॉक्स इस पूरी पृथ्वी से चला गया। स्मॉल पॉक्स का कोई केस नहीं होता, पोलियो का कोई केस नहीं होता, तो वही होप हमको रखना चाहिए। देखिए कम से कम 32 कंपनियां हैं जो कि फ्रंट रनर्स हैं, उसमें उनके नाम तो नहीं लेना चाहता जी, बट जो बहुत प्रेस्टिजियस हैं, ऑक्सफोर्ड वगैरह हैं, जी, वो लोग बहुत आगे चल रहे हैं कि उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स भी। ह्यूमन ट्रायल की स्टेज तभी आती है जब फेज 2 ट्रायल में ये प्रूव हो जाता है कि हाँ ये वैक्सीन इफेक्टिव होगी। तो इसका मतलब है ऐसा नहीं आया है कि नहीं भाई कोई वैक्सीन नहीं बन रही है, वैक्सीन बन रही है और आगे आगे बढ़ रहा है। हम सोचते हैं कि ये वैक्सीन हर हालत में दिसंबर तक आ जाएगी। इंडियन से लेके बहुत सारे लोग प्लेयर्स हैं इसमें, और अल्टीमेटली वही सरवाइव करेगा जो सबसे इफेक्टिव होगी और जिसके साइड इफेक्ट कम होंगे और जो सबसे सस्ती वैक्सीन होगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। और एक सवाल हमारे पास सोशल मीडिया पे आया है कि अगर किसी पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव वो हो जाता है और वो होम आइसोलेशन में है, तो उससे किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उसे डाइट किस तरह की लेनी चाहिए और क्या कैसे कुछ मैनेज करना चाहिए चीजों को? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या हो गया है जिसको मैं खुद बोलता हूँ होम हॉस्पिटलाइजेशन। हर आदमी को हॉस्पिटल में भागने की जरूरत नहीं है। आपको कोरोना हो गया, आप घर में रहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि बाकी दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ वही सिंपल है कि देखिए आपका एक बहुत बड़ा घर है तो जितना आप आइसोलेट करके रखेंगे उतना अच्छा है। आपका छोटा घर है तो कहीं ना कहीं थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। शायद हो सकता है कि आपको घर में ही सब लोगों को मास्क पहनना पड़े। क्यों कि मास्क पहनने से आपको अच्छा रहेगा। और आपको जो फ्लोर है, नॉर्मल व्यक्ति को अपने फ्लोर को ब्लीचिंग पाउडर से धोने की जरूरत नहीं है, बट जिसके घर में कोई कोरोना का पेशेंट है जी, उसको आप उस रूम को ब्लीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो खांसेंगे तो यहाँ गिरेगा। जो कपड़े हैं उसको कायदे से ग्लव्स पहन के पूरा उठा के, यदि मतलब वो नहीं कर सकता, कोई और आदमी उनकी देखभाल कर रहा है तो या तो वो ग्लव्स से उठाए या अपने हाथ से भी उठा के साबुन से धोना है तो वो अपने हाथों को साबुन से वो धो सकते हैं। बेसिकली आपका मैक्सिमम क्या होगा कि आपके हाथों में वायरस लग जाएगा या आपके कपड़ों में लग जाएगा। जो भी आदमी उनको देखभाल कर रहा है वो हाथ अपना धो सकता है, अपने कपड़े साबुन से धो सकता है, तो वायरस वो खत्म हो जाएगा। और डरिए नहीं, देखिए आपकी रिकवरी के चांसेस इतने बढ़िया हैं कि आपको वायरस हो गया है तो आपको वैसे ही ठीक हो जाना है 90%। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ही एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो आपको ठीक कर रहा है। डॉक्टर वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत एक पॉजिटिव बात कही और इसी नोट पे जो है हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, क्योंकि अब हमारा समय समाप्त हो रहा है। और डॉक्टर वेद, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे तमाम श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय हिंद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति और रहिए सुरक्षित। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।